हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका आरके लर्न्स पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज और आप जानते ही हैं कि मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूँ। तो मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जो बिजनेस स्टडी है वो हिंदी मीडियम में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए और CBSE का सिलेबस है और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपके चैप्टर 9 वित्तीय प्रबंध की एक्सरसाइज 9.1 के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस एक्सरसाइज 9.1 में हम वित्तीय प्रबंध के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही साथ वित्तीय निर्णय और वित्तीय नियोजन के बारे में भी जानेंगे, इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वित्तीय प्रबंध की परिभाषा क्या होती है। तो वित्तीय प्रबंध का अभिप्राय प्रबंध के उस शाखा से है जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति व उपयोग से है। ठीक है, वित्तीय प्रबंध का मतलब ये है, वित्तीय प्रबंध एक शाखा है, ठीक है, जिसका काम क्या है या जिसका संबंध धन की प्रभावी प्राप्ति यानी कि धन की बहुत अधिक प्राप्ति करने और उसका उपयोग करने से है। ठीक है, सीधी शब्दों में बताऊं तो इसका संबंध धन की अधिक प्राप्ति और खर्च करने से है। ठीक है, अब देखते हैं वित्तीय प्रबंध की भूमिका। तो पहला है स्थायी संपत्तियों का निर्धारण। जो वित्तीय प्रबंध है वो उसकी सबसे पहली भूमिका ये है कि वो एक स्थायी संपत्ति का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो संपत्ति होती है जिनके आधार पर किसी भी व्यवसाय की स्थापना होती है। ठीक है, आपको पता ही है स्थायी संपत्ति, स्थायी का मतलब, इस स्थायी संपत्ति का मतलब फिक्स्ड असेट्स होता है जो कि लंबे समय के लिए किसी भी व्यवसाय में होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल लैंड, मशीनरी, ठीक है, वेयर हाउसेस और भी मतलब जितने होते हैं जिनके आधार पर कोई भी व्यवसाय स्थापना की जाती है उनकी। ठीक है, तो वो सारे स्थायी संपत्ति होते हैं। तो सबसे पहली भूमिका वित्तीय प्रबंध की यही है कि वो स्थायी संपत्तियों का निर्धारण करता है। ठीक है, दूसरा है चालू संपत्तियों का निर्धारण। चालू संपत्ति का मतलब होता है करंट असेट, ठीक है, जो कि 1 साल से कम के लिए होती हैं, जो कि 1 साल के अंदर ही वो परिवर्तित हो जाती है, नगद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसे कहते हैं चालू संपत्ति यानी कि करंट असेट। ठीक है, ये वो संपत्ति होती है जो 12 महीने में नगद में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बहुत छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट होती है जो कि 12 महीने के अंदर ये नगद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपका 12 महीने के अंदर बिक जाएगा। ठीक है, बिक जाएगा तो क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट था वो नगद में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं करंट असेट यानी चालू संपत्ति। ठीक है, अगला है दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त के अनुपात का निर्धारण। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी संगठन की स्थापना होती है, कोई व्यवसाय स्थापित की जाती है, उसमें दीर्घकालीन वित्त होती है और अल्पकालीन वित्त होती है। ठीक है, दीर्घकालीन वित्त का मतलब जो लंबे समय के लिए वित्त होता है और अल्पकालीन वित्त यानी कि जो छोटे समय के लिए वित्त होता है। तो इन दोनों का अनुपात निर्धारण करता है कि दीर्घकालीन कितना होगा और अल्पकालीन वित्त कितना होगा। ठीक है, अब अगला है आपका दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के अनुपात का निर्धारण। अब यहाँ पर ये निर्धारित करता है कि जो दीर्घकालीन वित्त है उसके विभिन्न स्रोत होते हैं, जैसे डिवेंचर, ठीक है, या इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, तो ये सारे होते हैं जो स्रोत, इनका निर्धारण करता है ये कि हमने डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र से कितना लेना है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर यानी कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी से कितना लेना है, इक्विटी शेयर यानी समता अंश पूंजी से कितना लेना है, और लॉन्ग टर्म लोन इनसे कितना लेना है। तो इन सभी से कितना मात्रा में हमें वित्त लेना है, इसका निर्धारण ये करता है। ठीक है, तो अगला है आपका लाभ हानि खाते की विभिन्न मदों का निर्धारण। अब जो लाभ हानि है उनके खाते के जो विभिन्न मद होते हैं उनका भी निर्धारित करता है कि किन किन मदों से हमें लाभ होगा और किन किन मदों से हमें हानि होगी। जैसे उदाहरण के लिए आपने किसी को ब्याज के ऊपर लोन दे रखा है, ऋण दे रखा है, तो उस पर क्या होगा कि उस पैसे से आपको ऋण मिलेगा, जितना ज़्यादा पैसा होगा आपका उतना ही अधिक ऋण मिलेगा, तो उससे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, और हानि, जैसे आपने अपने उसमें फैक्ट्री में क्या मशीनरी फिक्स कर रखी है, तो उस मशीनरी पे जो भी डेप्रिसिएट होगा, मशीनरी में जो भी घिसा हुआ है उन पे जो खर्चा होगा अलग से, वो क्या होगा, वो हानि होगा, जैसे कि डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो इन मदों का ये निर्धारण कर देता है कि किस मद से हमें लाभ होगा और किन मदों से हमें हानि
होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इसका कुछ उद्देश्य तो होता होगा, तो वो जानते हैं क्या होगा। इसका उद्देश्य अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करना है। जो वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य होता है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये अंशधारियों की संपदा को अधिकतम करता है, इनकी संपदाओं को बढ़ाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं वित्तीय निर्णय। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार की वित्तीय निर्णय होती हैं। ठीक है, पहला है विनियोग निर्णय यानी कि इन्वेस्टमेंट, दूसरा है वित्त व्यवस्था निर्णय यानी कि फाइनेंशियल, और तीसरा है लाभांश निर्णय यानी कि प्रॉफिटेबल। तो ये 3 वित्तीय निर्णय हैं जो कि इस चैप्टर में दिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले विनियोग निर्णय यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो इसका अभिप्राय उन संपत्तियों के चयन करने से है जिनमें एक व्यवसाय द्वारा धन का विनियोग किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं, पहला दीर्घकालीन संपत्ति, दूसरा अल्पकालीन संपत्ति, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला दीर्घकालीन विनियोग निर्णय और दूसरा अल्पकालीन विनियोग निर्णय। इसका मतलब ये है कि जो विनियोग निर्णय है ये उन संपत्तियों का चयन करता है जिनमें एक व्यवसाय धन विनियोग करता है। ठीक है, और जिन संपत्तियों का चयन करता है वो कैसी होती हैं, वो 2 प्रकार की संपत्ति हो सकती है। पहली दीर्घकालीन जो लंबे समय के लिए होती है, और दूसरी अल्पकालीन जो कि छोटे समय के लिए होती है। और जो व्यवसाय होती है वो इन दोनों ही संपत्तियों में विनियोग करती है। ठीक है, जिसे 2 रूप में बांट रखा है। जब कंपनी या संगठन या व्यवसाय दीर्घकालीन संपत्ति में विनियोग करेगी तो उसको हम दीर्घकालीन विनियोग निर्णय कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जब व्यवसाय अल्पकालीन संपत्ति में विनियोग करेगी तो उसे हम अल्पकालीन विनियोग निर्णय कहते हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब भी आपको पता है। दीर्घकालीन का मतलब कि जो लंबे समय के लिए होता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है विनियोग, उसे दीर्घकालीन विनियोग निर्णय कहते हैं। और अल्पकालीन विनियोग निर्णय उस निर्णय को कहते हैं जो कि 1 साल से कम के लिए होता है। ठीक है, 1 ईयर से कम के लिए जो होता है विनियोग, उसको अल्पकालीन विनियोग निर्णय कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब है दूसरा आपका वित्त व्यवस्था निर्णय। इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय यह निश्चित करने से है कि आवश्यक वित्त को विभिन्न दीर्घकालीन स्रोतों में से कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाएगा। अब जो वित्त व्यवस्था निर्णय है, इसमें क्या होता है? इसमें यह निश्चित किया जाता है कि जो आवश्यक वित्त, मतलब जिन वित्त की जरूरी है हमें, उसके विभिन्न जो स्रोत है, दीर्घकालीन वित्त के जो स्रोत हैं, उनमें से कितनी मात्रा में प्राप्त किया जाए। मतलब जैसे हमें 10 लाख की ज़रूरत है, तो जो दीर्घकालीन के स्रोत हैं उनमें से किन स्रोतों से कितनी मात्रा में हमें प्राप्त करना है। ठीक है, अब आपको दीर्घकालीन के स्रोत पता ही है कौन कौन से होते हैं। इक्विटी शेयर यानी समता अंश पूंजी, प्रेफरेंस शेयर मतलब कि पूर्वाधिकार अंश पूंजी, और डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र। तो जैसे हमें 3 लाख लेने हैं तो हो सकता है कि हम इक्विटी शेयर से 5 लाख ले लें, प्रेफरेंस से 2 और ऋण से 3, तो टोटल 10 लाख हो गए और हमें 10 लाख की ही ज़रूरत थी। तो ये जो होता है वो वित्त व्यवस्था निर्णय कहलाता है। ठीक है, अगला है आपका लाभांश निर्णय। इसका अभिप्राय यह निश्चित करने से है कि लाभ का कितना हिस्सा लाभांश के रूप में अंशधारियों को दे दिया जाए और कितना भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संचित लाभ के रूप में व्यवसाय में रखा जाए। अब जो लाभांश निर्णय होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं वो इसके ऊपर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसमें यह निश्चित किया जाता है कि जो लाभ का हिस्सा है, व्यवसाय में टोटल जितना लाभ हुआ उनमें से कितना हिस्सा अंशधारियों में बांट दिया जाए और कितना हिस्सा संगठन में जो भावी आवश्यकताओं, मतलब जो भविष्य में आवश्यकताओं होती हैं, आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं, उनके लिए हमें व्यवसाय में ही रख लिया जाए। ठीक है, तो इसमें इन दोनों का अनुपात निर्धारित किया जाता है कि कितना लाभ हमें अंशधारियों को देना है और कितना लाभ हमें व्यवसाय में खुद के पास रखना है, ताकि भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये लाभांश निर्णय होता है। अब हम देख लेते हैं वित्तीय नियोजन। अभी हमने क्या देखा? ऊपर हमने वित्तीय निर्णय देखा, अब देखेंगे हम वित्तीय नियोजन। तो इसका अभिप्राय एक संगठन की भावी क्रियाओं का वित्तीय खाका तैयार करना है। अब वित्तीय नियोजन क्या है? वित्तीय नियोजन का अभिप्राय एक संगठन की
भावी क्रियाओं का वित्तीय खाका तैयार करना है। वित्तीय खाका का मतलब यहाँ पर वित्त, यानी वित्त का मतलब फाइनेंशियल, ठीक है। खाका का मतलब यहाँ पर हम ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, ठीक है, एक तरीके का मैप तैयार करना। तो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट यहाँ पर बोल सकते हैं, खाका को ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो वित्तीय नियोजन होता है वो क्या करता है, भविष्य में जो क्रिया होने वाली होती है उनका ब्लूप्रिंट तैयार करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया क्या है। तो वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण। सबसे पहले वित्तीय उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। और वित्तीय उद्देश्यों को निर्धारित करते समय दो बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो वित्तीय उद्देश्य होते हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक अल्पकालीन होती हैं और दूसरी दीर्घकालीन, ठीक है। तो उद्देश्य जब भी निर्धारित करते हैं इन दोनों को ध्यान में रखते हुए करते हैं, क्योंकि जो अल्पकालीन होती है वो छोटे समय के लिए होती है और जो दीर्घकालीन होती है वो बड़े समय के लिए होती है, ठीक है। अब दूसरा चरण है इसका वित्तीय नीतियों का निर्धारण। यहाँ पर उनके लिए नीतियाँ निर्धारित की जाती है। जैसे कोई शॉप है वो उधार नहीं बेचती, तो वो उधार नहीं बेचती क्या हो गई, वो उसकी नीति हो गई, ठीक है। और जैसे लाभांश वितरण, लाभांश जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कितना लाभ बांट दिया जाए और कितना लाभ व्यवसाय में रख लिया जाए, तो वो क्या है, वो उसकी नीति है, ठीक है। कोई संगठन है उसमें स्थायी पूंजी कितनी होगी, वो भी इसकी नीति है कि जो हम व्यवसाय खोलेंगे उसमें स्थायी पूंजी कितनी होगी, उसकी मात्रा कितनी होगी, तो वो भी नीति है। तो ऐसी जितनी भी बातें होती हैं वो सारी नीतियों के अंदर आता है, जिन्हें कि निर्धारित किया जाता है नियोजन प्रक्रिया में, वित्तीय नियोजन प्रक्रिया में, ठीक है। अगला है तीसरा वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण। अब तक हमने क्या किया, उद्देश्य निर्धारित कर दिए, नीतियों को भी निर्धारित कर दिया। अब हम इनकी कार्यविधि निर्धारित करते हैं। कार्यविधि का मतलब जो भी क्रियाएं होनी है उनका क्रम निर्धारित करना, कौन सी कार्य पहले होगी और कौन सी क्रिया बाद में की जाएगी, इसे कहते हैं कार्यविधि, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर उन सभी कार्यों की कार्यविधि यानी कि उनकी क्रम अनुसार उनको निर्धारित कर देते हैं कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा। तो ये हमने यहाँ पर वित्तीय नियोजन प्रक्रिया पढ़ ली। अब देख लेते हैं कि वित्तीय नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है समय पर वित्त उपलब्धि को सुनिश्चित करना। इसमें समय पर वित्त की आवश्यकता को उपलब्ध करवाया जाता है। अब जो वित्तीय नियोजन का उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य ये है कि ये समय पर वित्त की आवश्यकता को पूरा करता है, उपलब्ध करवाता है, ठीक है। दूसरा है वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कभी भी रोकड़ शेष आवश्यकता से बहुत अधिक अथवा कम ना हो। अब जो वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित किया जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि जैसे जितनी वित्त की हमें आवश्यकता है, वित्त उससे अधिक भी ना हो और वित्त उससे कम भी ना हो। जैसे हमें 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो हम ऐसा करें कि हमें ना 10 लाख रुपए से कम मिले या 10 लाख रुपए से ज़्यादा मिले। मतलब हमें 10 लाख की ज़रूरत है तो हमें 10 लाख ही लेना है, उससे ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, ठीक। तो ये होता है वित्त का उपयुक्त शेष सुनिश्चित करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ये समाप्त हो गया, 9.1 था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो समझ में आई कि नहीं आई, क्या समझ में नहीं आई, ताकि मैं आगे से और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर पाऊँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना अगर कोई पढ़ना चाहता है जो बिजनेस स्टडी, वो भी हिंदी मीडियम में। और अंत में एक लाइक जरूर करना, वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके साथ अगली वीडियो में दोबारा से मिलूंगा अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए